यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। तो आज का जो हमारा ये सेशन है माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आज आपका PSSSB का जो एग्जाम हुआ था उसी में जो मैकेनिकल सेक्शन का जो क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं, इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और एकदम आप जब मुझे आइडिया देंगे तो हम लोग इस पॉइंट पे भी पहुंच सकते हैं कि क्या हमारा कट ऑफ हो सकता है, कम ज्यादा, इस तरह से कुछ हम एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो जो आपका टेक्निकल का जो 80 क्वेश्चन था, अगर मैं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बताऊं तो क्वेश्चन का जो लेवल था एक मॉडरेट, कोई बहुत ज्यादा इजी भी नहीं और टफ भी नहीं बोल सकते हो। पूरी 80 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है आपका, जहां पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। बाद में कि सारा क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने किया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, आराम से आप आंसर कर सकते थे। ओनली 2 न्यूमेरिकल है जहां पे आपको कुछ कैलकुलेशन और फॉर्मूला यूज करना होगा। हालांकि एक ऐसा भी न्यूमेरिकल है जो कैलकुलेटर के बगैर टफ होगा, बिकॉज आपने देखा होगा इक्वल टू जो आपके पास जो होता है ना T1/T2 = E स्क्वायर म्यू थीटा, वो वाला। बाद में कि सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ आपको दिक्कत है। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ आइडियल पुली सिस्टम है। देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडियल पुली सिस्टम। ये देखो ये कीवर्ड, अलग अलग केस में वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन जब आइडियल पुली सिस्टम की बात करते हो तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। आप लोग क्या आंसर किए हो, 0, 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स B फॉर बॉम्बे, मींस जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर ये कुछ और डिटेल में जाता तो इसका आंसर 2 भी हो सकता था, 2 के पावर करके जो करते हो 1। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आइडियल बोला है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कुछ बच्चे में बता रहा था कि सर सी भी होगा, बट करेक्ट आंसर इज व्हाट बी। अगला क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कपल। कपल क्या होता है बताओ, जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तब ये क्या फॉर्म करता है कपल, है ना। ये फोर्स और ये फोर्स, देखो इधर ये फोर्स है, ये फोर्स है। अगर मान लो ये भी 10 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा 10 न्यूटन होगा। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ है तो कपल क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। बट यहाँ पे ध्यान से देखो पहले तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, A for apple is the right answer. The resultant force acting in the couple, resultant force आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिजल्टेंट क्या करता है, रोटेट करवाने का काम करता है ना। चलो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई की बात हो, कपल या रियल लाइफ की बात हो। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। मेजरमेंट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉट 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 ऑफ समथिंग एंड द डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा बताओ, किसी चीज का जो मेजरमेंट एरर की बात करते हो कैसे करते हो। एक हमारे पास कुछ ट्रू वैल्यू होता है ना, और एक हमारे पास जो वैल्यू होगा जिसको मेजर्ड करेंगे। इस दोनों का बीच का जो डिफरेंसेज होगा माय डियर फ्रेंड्स, वही क्या कहलाता है एरर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। और होपफुली इजी था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज प्रिसाइज टू। ये क्लासरूम में भी हमेशा मैं बताता हूं, और अभी आपका यूट्यूब सेशन हुआ था आज से 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा, यहां पर भी मैं क्वेश्चन करवाया था कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मिनिमम कितना प्रिसाइज तक जा सकता है। तो आप हमेशा इसका याद रखोगे, आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो सी फेर चेन्नई जो है करेक्ट आंसर है, 0.01 mm तक आप उसे जा सकते हो मेजर करने के लिए। तो सही जी ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा बी भी लगा दिया था, बता रहा था, बट वो आपका गलत है। 0.005 हम इसे नहीं मेजर कर पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, इन अ प्रिसीजन मेजरमेंट टू स्लिप गेज आर ज्वाइंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। क्या प्रोसेस बोलते हैं प्रिसीजन मेजरमेंट में, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गेजेज होता है। स्लिप गेज जो होता है एक तरह से ब्लॉक की तरह होता है, डिफरेंट डिफरेंट गेज होता है। इसको क्या करने से बनेगा, तो रीडलिंग हो जाएगा इसका आंसर। दिस इज कॉल्ड रीडलिंग। तो डी फॉर डेली जो आपका ये करेक्ट आंसर है। तो बताओ आप कितना अभी तक करेक्ट किए हो 5 क्वेश्चन में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल टेपर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग साइन बार, देखो दे ही दिया, एंड स्लिप गेज टू डिटरमाइन द टेपर एंगल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इटसेल्फ बी हो जाएगा, साइन बार एंड स्लिप गेज। ठीक है, तो ये सब ने आपने कर दिया होगा, क्वेश्चन आप पढ़ के भी इसका आंसर कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास, द एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन। एक्यूरेसी जो है ना किस चीज पे डिपेंड करता है। देखो 2 टर्म होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करता है, एक होता है प्रिसीजन है ना, प्रिसाइज, और एक होता है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए क्या है आपका, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ मेथड, ऑपरेटर, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगाए हो आप लोग, फटाफट बताओ आप लोग क्या इसका टिक किया आंसर। वी कैन गिव द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक आप सब डी ही किए हो, गुड। तो डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, द बेस्ट मेथड फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश को एग्जामिन करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड हो सकता है? देखो, एक है टच इंस्पेक्शन। टच इंस्पेक्शन क्या होता है? जैसे जब आपके पास मान लो जैसे मान लो हमको पता करना रफनेस, अगर मैं इस पे से उंगली चलाऊं, लेकिन उंगली चला के मैं बहुत स्मॉल रफनेस मेजर नहीं कर सकता, एक जो अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा रफनेस होगा, उसको आप मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जामिन द सरफेस फिनिश, सबसे बेस्ट क्या है? तो ये हम तभी यूज करते हैं जब रफनेस आपका बहुत ज्यादा हाई होगा, कम होगा तो काम नहीं करेगा। विजुअल इंस्पेक्शन नाम से ही है, जो हमें आंख से दिख जाए, अच्छा कम ज्यादा रफनेस है, हमें खुद आंख से दिख जाए, ये विजुअल इंस्पेक्शन होता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? नाम से भी लग रहा है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन सबसे करेक्ट आंसर है। हालांकि सब है, लेकिन सबसे कम तक जो हम जा सकते हैं माइक्रोस्कोपिक से जा सकते हैं, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। Come to the next question. Which of the following is true about टोलिमेंसन सरफेस मीटर? है ना, टोलिमेंसन सरफेस मीटर क्या करता है? क्या है ये? ऑप्शन ए, इट इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, इट इज अ मैकेनिकल कम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या लगाए हो आप लोग? फटाफट बताओ, व्हाट इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो हम बात करते हैं ना टोलिमेंसन सरफेस मीटर, बेसिकली इट इज अ मैकेनिकल और प्लस ऑप्टिकल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जब मेट्रोलॉजी आपको पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन जो मेट्रोलॉजी का पार्ट है वहां से लिया गया है, हो जाएगा मैकेनिकल कम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे हम रे को यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C4, चेन्नई इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से लिया गया, प्रोडक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये पूछा जा रहा है। आप लोग बताओ अपना आंसर दोस्त, ताकि आपको भी लगे कि आप कितना नंबर ला रहे हो अभी तक। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, यस शेयर विथ अस। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बता रहा है टूल मेकर मैक्रोस्कोपिक एंड पार्किसन गियर टेस्टर। ऑप्शन बी है टूल मेकर मैक्रोस्कोपिक एंड ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन, ओके, और ऑप्शन सी है पार्किसन गियर टेस्टर एंड ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन। क्या हो जाएगा? और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन जो होता है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है टूल मेकर मैक्रोस्कोपिक एंड ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग क्या दिए हो इसका आंसर, फटाफट बताइए आप लोग भी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच एनेबल इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली इज कॉल्ड, किसी चीज में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, क्या कहलाता है? क्या ब्रिटलनेस है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, या प्लास्टिसिटी? क्या लगाएंगे इसका आंसर, फटाफट बताइए। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इनेबल इट टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली, एक बार जो डिफॉर्मेशन हो गया उसको रिटेन करने के लिए जो कैपेबिलिटी होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? उसका प्लास्टिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, प्लास्टिसिटी, ठीक है। चलो गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मटेरियल साइंस से लिया गया, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है ना, सिंपल जो हम लोग पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। डॉट 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 इज ऑब्टेन्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट आयरन सो दैट द हार्ड आयरन कार्बाइड स्ट्रक्चर ऑफ रुटिब्राइट इज कन्वर्टेड टू अ मैट्रिक्स ऑफ a ferrite or perlite and graphite is participated within the iron is, और ये कुछ आपके पास ऑप्शन है, मेलेबल आयरन, नोडुलर, एस्पिरोडाइडल और ग्रे आयरन। क्या हो जाएगा बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? आपने क्या किया है, क्या किया आपने, आप लोग भी बताओ फटाफट। फाइन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेलेबल आयरन इज द राइट आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन लो कार्बन स्टील इज हीटेड अप टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील समझते हैं, यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका क्या है, बहुत कम है, और इसको हम कहां तक हीट कर रहे हैं, टू द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, तब क्या होगा ग्रेन में, ये पूछ रहा है। देयर इज नो चेंज इन द ग्रेन साइज, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात, मैं हीट कर रहा हूं तो ग्रेन साइज तो चेंज होगा, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाओ तो आप भी कर सकते हो। ऑप्शन बी, द एवरेज ग्रेन साइज इज मिनिमम, ओके। ऑप्शन सी, द ग्रेन साइज इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, ओके। और ऑप्शन डी बता रहा है द ग्रेन साइज फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज वेरी रैपिडली। क्या आप लोग का आंसर क्या था माय डियर फ्रेंड्स? सर कट ऑफ का आइडिया दीजिए पहले आप पूरा एनालिसिस तो देख लो मिस्टर कुमार, पहले आप देख लीजिए कितना आप सही कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे बताएंगे कि मेरा इतना सही हो रहा है, इसे एक रफली आइडिया आपको लग सकता है ना। तो अभी चलो पहले पूरा मिला लो आंसर, देन विल सी दैट।
इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, है ना। जब आपके पास लो कार्बन स्टील होगा, जब आप इसको काफी हीट करोगे, स्पेशली जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं एक बात और बताता हूँ, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का भी जो वैल्यू होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इट कैन वैरी, लोअर आपका फिक्स होता है बट ये वैरी करेगा, तो उसमें जब आप देखोगे जो ग्रेन साइज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द एवरेज ग्रेन साइज इज व्हाट, मिनिमम। सो बी फॉर बॉम्बे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्डेड स्टील इज कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग और टेम्परिंग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग क्या लगा 54 का आंसर बताओ फटाफट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यहाँ पे बहुत बच्चा गलती करके आया है, एनालिंग में लगा दिया है। मैं पूछ रहा था कुछ जो मेरे पास आंसर आया, बोला एनालिंग, एनालिंग गलत आंसर है यार। एनालिंग से आप बेसिकली सॉफ्टनिंग नहीं करते हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी द टेम्परिंग। कार्बोराइजिंग से तो आप कार्बन डाल के हार्डनेस बढ़ाते हो, सेम नॉर्मलाइजिंग से हम करते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करें टेम्परिंग, टेम्परिंग से आप क्या करते हो, हार्ड जो सॉफ्टनिंग हार्डनेस है उसको हम रिड्यूस करने के लिए करते हैं, और सबसे लास्ट में हीट ट्रीटमेंट का जो सबसे लास्ट प्रोसेस है आप इसको टेम्परिंग बोलते हो। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, डी फॉर डेली जो है बिल्कुल सही जवाब है। और पता नहीं यहाँ पे आपने क्यों गलती किया, कार्बोराइजिंग, कार्बन अब सरफेस पर बढ़कर हार्डनेस बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे, तो आप ऐसे करके आराम से आंसर कर सकते थे। आई डोंट थिंक ये कोई डिफिकल्ट था, फिर भी बच्चे ने गलती किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molding method is generally not used for thermoplastic material। देखो दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। मैं हमेशा बोलता हूं थर्मोसेटिंग, जिसको सेटिंग नहीं किया जा सकता वो थर्मोसेटिंग है। सेटिंग नहीं किया जा सकता क्या मतलब, जिसको हम फर्दर शेप वेब को चेंज नहीं कर सकते बाबू, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है which of the following molding method generally not used in the thermoplastic material, है ना। ऑप्शन क्या है आपके पास, एक्सट्रूजन, इंजेक्शन, कास्टिंग और कैलेंडरिंग, क्या हो जाएगा फटाफट बढ़ो। तो यहां पे हम क्या नहीं नोट यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कैलेंडरिंग। सो डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। और आई थिंक आप सब ने इसमें, सब में तो नहीं बट एक एवरेज बच्चा इसमें लगा दिया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ थर्मोसेटिंग, इस बार देखो थर्मोसेटिंग ये बेसिकली मटेरियल साइंस का एक पॉलीमर करके एक चैप्टर होता है दोस्त, स्पेशली जो मॉडर्न मटेरियल करके हम इसको बोलते हैं, वहां से 2-3 क्वेश्चन लिया गया आपका, है ना। मॉडर्न मटेरियल या एडवांस मटेरियल बोल लो, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग समझ में आ गया, जिसको सेटिंग नहीं कर सकते हैं, एंड थर्मोप्लास्टिक इज दैट, क्या है, दे डिफॉर्म अंडर द हीट एंड प्रेशर, ओके, they are resist to water up to 100 degrees Celsius only, okay, they do not possess a high mechanical strength, fine, option D, the shape cannot be changed without application of heat। अब देखो शेप, एक देखो दोनों की बात हो रहा है, थर्मोसेटिंग भी है थर्मोप्लास्टिक है। अगर यहाँ पे सिर्फ थर्मोसेटिंग होता तब आप डी के साथ जा सकते थे, तो पूरा देखो थर्मोसेटिंग दोनों की बात कर रहा है, मेन डिसएडवांटेज तो डी तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ थर्मोसेटिंग के लिए बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक भी है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्या कर पाओगे बताओ, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो बोलोगे सर डी तो होगा नहीं, फाइन, तो अब क्या होगा बताओ आप लोग, ए होगा, दे डिफॉर्म अंडर द हीट एंड प्रेशर, बताओ दे डिफॉर्म अंडर द हीट एंड प्रेशर, ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, तो अब क्या होगा बताओ, ऑप्शन बी और सी बचा आपके पास। ऑप्शन बी बता रहा है दे आर रेसिस्टेंस टू वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर को सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक रेसिस्ट कर सकता है, रेसिस्टेंट को। और ऑप्शन डी बोल रहा है दे डू नॉट पोजेस हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो क्या सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ आप लोग, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगा दोनों के बारे में, ये बात बिल्कुल सही है दोस्त। तो सी फॉर चेन्नई जो है, यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात हो रहा था, तो चेन्नई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कभी कभार देखो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको नहीं एग्जैक्ट आंसर जानते हो तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, है ना, सोच सोच के कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, व्हिच कुड बी पॉसिबल, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज आप देख लो, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन मटेरियल साइंस आया हुआ है, अभी आप लगभग हम लोग 50 से लेके अभी 57 पे आ चुके हैं, सारा क्वेश्चन मटेरियल साइंस का ही है। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी इनहेंस्ड बाय रीइंफोर्सिंग एन एल्युमिनियम एलॉय। ऑप्शन ए है आपके पास डेंसिटी, ऑप्शन बी है टॉर्सन रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी है वियर रेसिस्टेंस और ऑप्शन डी है आपका स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कैन बी इनहेंस, क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी इनहेंस, किसको हम बढ़ा सकते हैं, बाय द रीइंफोर्सिंग ऑफ एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय को रीइंफोर्स करके हम क्या बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स डेंसिटी,
torsion resistance, wear resistance या strength? तो correct answer will be what? Strength. So D for Delhi is the right answer. Good. सही किया आपने भी. Come to the next question. अगला क्वेश्चन है the purest form of iron commercially available is ... which contains very low carbon content, typically 0.12 to 0.25%, making it high malleable and ductile. ये कौन सा आयरन है? कास्ट आयरन है हमारे पास, रॉट आयरन होगा, पिग आयरन होगा या स्टील होगा? बताइए. देखो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यहाँ पे एक कीवर्ड है क्वेश्चन का, प्योरेस्ट फॉर्म. देखो बाद में तो आगे पढ़ो, यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म. तो मुझे सिर्फ आप बताओ प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा आयरन होता है बाबू? कौन सा आयरन होता है बताओ? प्योरेस्ट फॉर्म की बात हो रहा है ना. अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो ठीक है. सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है आपके पास कौन सा आयरन होता है बताओ? कास्ट आयरन. कास्ट आयरन में सर बहुत ज्यादा कार्बन होता है सर, हैं? अप टू 6% तक हम बात करेंगे, नहीं होगा सर. पिग आयरन उधर ही. स्टील में भी वेरी कर सकता है, नहीं मान लो हम 2% तक जा सकते हैं, तो बहुत कम नहीं हुआ. तो हमारे पास सबसे करेक्ट आंसर क्या नजर आ रहा है? इसके अनुसार द करेक्ट आंसर विल बी द रॉट आयरन. सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर. हालांकि फिर आगे जिन्होंने परसेंटेज ऑफ कार्बन दे दिया है उसके अनुसार हम लो कार्बन स्टील भी होता है, लेकिन चूंकि लो कार्बन स्टील नहीं सिर्फ स्टील है और वो बोल रहा है प्योरेस्ट फॉर्म, तो इसमें आपको डिसीजन मेकिंग आपका गुड होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर विल बी द रॉट आयरन. राइट. चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कास्टिंग से लिया गया है दोस्त. दैट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कास्टिंग. राइट. ये आपने जो पढ़ा होगा एलोवेंस, डिफरेंट एलोवेंस की हम बात करते हैं, वहां से लिया गया. क्वेश्चन है ... इज द इंटेंशनल टेपर और एंगल एडेड टू द वर्टिकल सरफेस ऑफ ए पैटर्न टू अलाउ इट इजीली रिमूवर, ताकि हम इसको आराम से निकाल सकें, ओके, फ्रॉम द मोल्ड विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी को बगैर डैमेज किए हुए हम अपना जो हमारा प्रोडक्ट है, जो पैटर्न है, उसको निकालना क्या कहलाता है? मशीनिंग एलोवेंस? नहीं, मशीनिंग एलोवेंस तो कहलाता है ना जब मशीनिंग करके काट के हटा देंगे, तो मशीनिंग एलोवेंस तो होगा नहीं. श्रिंकेज एलायंस होगा क्या? नहीं, श्रिंकेज भी नहीं होगा. क्यों? श्रिंकेज तो अलग होगा यार, जब श्रिंक करेगा उसके लिए रेजर प्रोवाइड करते हैं या हम एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं. श्रिंकेज. डिस्टोर्शन भी नहीं होगा, भी शेप में आपको दिखता है. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? बी फॉर बॉम्बे, ड्राफ्ट एलायंस इज द राइट आंसर. तो आई थिंक आप सबने लगाया है और आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया. बी फॉर बॉम्बे जो है करेक्ट आंसर है. और ये क्लासरूम में हमेशा हम लोग बताते हैं दोस्त, बेसिक चीज है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए था. एक्सपेक्टेड था इस टाइप का कुछ क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये हमारा वेल्डिंग का है. द वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. कौन सा है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज करता है? ऑप्शन ए है आपके पास टीआईजी, एमआईजी, मैनुअल और सबमर्ज. बताओ. ये हर बच्चा को पता है टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? नॉन कंज्यूमेबल. क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो हम लोग यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड क्या होता है? टंगस्टन. और टंगस्टन आप समझ रहे हैं ये आपको कंज्यूम नहीं होगा, उसमें आपका आर्क लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल, बिल्कुल सही जवाब है आपका टीआईजी, है ना. एमआईजी हो, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की बात करो, है ना, या आप बात करो मैनुअल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, हर जगह आपका क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाएगा, है ना. तो ये जितना तक कंज्यूमेबल हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, बिल्कुल सही जवाब है आपका. ये क्वेश्चन हमारा वेल्डिंग से था. अगला क्वेश्चन मेटल फॉर्मिंग से आपका क्वेश्चन है. इन अ 4 हाई रोलिंग मिल देयर आर 4 रोल आउट ऑफ व्हिच. हमारे पास 4 हाई रोलिंग मिल है, तो 4 रोल है, क्या होगा इसमें से? एक 1 इज वर्किंग रोल एंड 3 आर द बैकिंग. कैसे होगा यार? ये तो खुद भी सोचो, एक रोल से हम कैसे काम करेंगे? 3 को बैकिंग रोल होगा. मेन तो हम रोलिंग करेंगे तो मेन तो हमें वर्किंग रोल चाहिए, बैकिंग क्या? तो ऑप्शन ए तो आप ऐसे भी काट दोगे कि सर 3 को बैकिंग रोल लेकर हम क्या ही करेंगे. ऑप्शन बी है 2 आर वर्किंग रोल एंड 2 आर बैकिंग रोल, ओके. ऑप्शन सी है 3 आर वर्किंग रोल एंड 1 इज बैकिंग रोल. ऑप्शन डी है ऑल आर 4 ऑफ द वर्किंग रोल. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, 2 आर वर्किंग रोल एंड 2 आर इज व्हाट? बैकिंग ऑफ रोल. तो आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे. आई थिंक आप सबने इसका भी सही किया होगा. चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. अब आप मुझे बता सकते हो अभी तक आपका कितना करेक्ट आ रहा है ना. इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ओके व्हाट कुड बी द थिंग्स कट ऑफ. राइट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The back angle is a positive. The back rake angle is positive if side cutting edge slope which side from the pen towards the sang, right side, left side, off side और down side. क्या हो जाएगा 62 का आंसर? क्या बता रहे हो, है ना. इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई जो है ऑफ साइड इज द राइट आंसर.
अगला क्वेश्चन, रीमिंग इज अ कटिंग प्रोसेस that involve the use of a dot cutting tool to create a smooth interior wall in an existing hole on a workpiece, straight, rotary, curved or none of the above. क्या हो जाएगा 63 का आंसर? बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर 63 का? है ना, चेन्नई कर्व्ड, सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मर्चेंट सर्कल डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डूइंग द मशीनिंग। तो जो मर्चेंट सर्कल आप पढ़ते हो, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? इसका यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं दोस्त? फोर्स की बात करते हैं। मर्चेंट सर्कल में हम लोग फोर्स की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिंग फोर्स कंपोनेंट ए, है ना। मर्चेंट मैकेनिक की फॉर्मेशन गलत, कटिंग टूल ज्योमेट्री, कटिंग टेम्परेचर, ये सब नहीं, हम ना फोर्स की बात करते हैं। जो 6 गो फोर्स होता है, कटिंग फोर्स हो गया, है ना, कटिंग फोर्स हो गया, इसके बाद अलग शेयर फोर्स हो गया, तो ये सब की हम बात करते हैं। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, ये ग्राइंडिंग मशीन टूल से क्वेश्चन लिया गया, टॉपिक होगा मशीन टूल्स, प्रोडक्शन में पढ़ाते हैं, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील बिकम्स ग्लेज्ड, ओके, मीनिंग द कटिंग एज टेक अ ग्लास लाइक अपीयरेंस प्राइमरी ड्यू टू dual abrasive grain and or the bond being too hard leading to the wheel losing its cutting efficiency। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए आप लोग? ऑप्शन ए है क्रैक ऑन ग्राइंडिंग व्हील, नहीं। वियर ऑफ बॉन्ड, वो भी नहीं होगा। वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स, हाँ, डी फॉर डेली जो है, वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स इज द मोर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी फॉर डेली इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके फाइन। तो बताओ आप लोग कैसा चल रहा है अभी तक आपका? अगला क्वेश्चन, when the metal is removed by erosion caused by rapidly recurring spark discharge between the tool and work, the process is known as, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ आप लोग। क्या हो जाएगा दोस्त? है ना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम, राइट। एच के यू आर राइट, ईडीएम इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम इज द राइट आंसर, ग्रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर। अच्छा, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। अभी जो आप देख रहे हो 5-7 क्वेश्चन जो होगा, ये सारा सारा हमारा ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? सेंटर लाइन आर ड्रॉन, लॉन्ग डैशेड डॉटेड एरो लाइन, कंटिन्यूअस नैरो लाइन, डैशेड नैरो लाइन, ऑल ऑफ द अबव। लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन हो जाएगा, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सबने इसका ए दिया होगा, तो गुड। चलो फाइन। नाउ कम टू द क्वेश्चन 68, इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉलोइंग इज नोन एज हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल। ये कुछ रटने वाली बात थी, है ना, कुछ रटने की बात थी आपका, ये रटना पड़ता है। ग्रेड की जो बात करते हो ना ईडी में, थोड़ा रटना पड़ता है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? किसी ने किया है क्या? 6H हो जाएगा, ठीक है, हार्डेस्ट हो जाएगा पेंसिल में 6H। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ए डॉट 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 विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग एज एन इलिप्स। क्या है? स्क्वायर, हेक्सागन, कोन और सर्कल। मुझे नहीं लगता इसमें किसी ने दिक्कत हुआ होगा, सबने लगा दिया होगा। 69 का डी जो है, सर्कल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है अभिषेक कंबोज। और आज तुम भाग गए एग्जाम देकर अभिषेक कंबोज, हाँ, मिला भी नहीं तुम। ओके, अभी बताता हूं मैं। नो क्वेश्चन 70, क्वेश्चन, ए पॉइंट क्यू इज इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल प्लेन। देखो वर्टिकल प्लेन, हरविंदर सिंह इलेक्ट्रिकल भी चल रहा होगा, एक बार देख लो। ए पॉइंट क्यू इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल प्लेन, देखो वर्टिकल प्लेन एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल जो है बिल्कुल सही जवाब है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना, द मिनी ड्राफ्टर स्क्रू द पर्पस ऑफ एवरीथिंग एस्केप्ट, स्केल, कंपास, सेट स्क्वायर और प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ?
क्या हो जाएगा, क्या लगाए हो आप लोग, फटाफट बताओ। कंपास 71 का बी लगाए हो, गुड, कंपास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, dimension given close to each other and a straight is called, dimension given close to each other है ना, and in a straight is called, क्या बोलते हैं इसको, plain dimensioning, change at dimensioning, combined dimensioning और none of the above। क्या लगाया हो 72 का, है ना, चेन डायमेंशन है ना, चेन सर्वे भी आप जानते होंगे, हमारा जो सिविल वाले दोस्त है वो जानता होगा चेन सर्वे, तो हमारा चेन इज द राइट आंसर। सो चेन सर्वे जो है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। इन अ सेक्शनल व्यू ड्राइंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैचिंग, ऑप्शन ए टू शो इनसाइड अ फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू रिप्रेजेंट मटेरियल टाइप्स, ओके, ऑप्शन सी क्या है, टू इंडिकेट सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, और ऑप्शन डी है टू हाईलाइटेड द ड्राइंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, व्हाट आंसर, क्या दियो कंबोज इसका आंसर, ए सही जवाब है, ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द टर्म स्केल इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग रेफर्स टू, स्केल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम किसके लिए ये टर्म यूज करते हैं, है ना, ऑप्शन ए है द साइज ऑफ द ड्राइंग शीट, ऑप्शन बी है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइन इन द ड्राइंग, ऑप्शन सी है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन डी है द रिलेटिव साइज ऑफ द ड्राइंग कंपेयर टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आप लोग बताओगे डी फॉर डेली, हाँ सही बात है, स्केल किसी चीज के रिलेटिव में हम बात करते हैं कंबोज और सारे दोस्त, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, द रिलेटिव साइज ऑफ द ड्राइंग कंपेयर टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट, स्केल अप स्केल डाउन की बात करते हो हम लोग, तो डी फॉर डेली जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है आपका, द ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट डॉट 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 फ्रॉम इंजन टू व्हील। क्या हो जाएगा बच्चों इसका 75 का आंसर बताओ आप लोग, स्पीड, पावर, प्रेशर या नन ऑफ दीज। द ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट फ्रॉम इंजन टू व्हील, क्या ट्रांसमिट करेगा बताओ, पावर करेगा, प्रेशर करेगा या स्पीड करेगा या नन ऑफ द अबव होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका पावर, बी फॉर मुंबई जो है करेक्ट जवाब है आपका, गुड। चलो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ए टॉर्सन बार इज ए टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम कंपोनेंट यूज इन व्हीकल्स टू प्रोवाइड, ये क्वेश्चन आपका ऑटोमोबाइल का जो है ऑटोमोबाइल के पार्ट से लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल पार्ट, ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन लिया गया आपका, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ जरा सा। 76 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट, देखो द टॉर्सन बार इज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम राइट कंपोनेंट यूज्ड इन व्हीकल टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, पावर, सडन इंपैक्ट नहीं, ये सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग टॉर्सन बार को, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलो गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑटोमोबाइल का ही है। क्वेश्चन है इफ व्हीकल स्पीड इज v in meter per minute and the radius of driving wheel is r, okay, then the rpm of the driving wheel is given by, rpm कैसे दिया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा आंसर बताओगे जरा सा। 2vr upon r, 2v pi 2 pi v, v upon 2 pi r, 2 pi r upon v, तो इसका करेक्ट आंसर 77 का सी हो जाएगा, निश्चय सी होगा, सही करो, ये नहीं होगा दोस्त, इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा, 2 pi r upon v, सो चेन्नई इज द राइट आंसर। ये मैं इधर देख रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78, an anti-knock braking system ABS prevent wheel from locking off and car from dot 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 when the brake, ये पूरा अच्छा से नहीं लिया गया, क्या है, हार्शली अप्लाइड, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त, स्कीड करेगा, नहीं तो गाड़ी जा रही है आप अचानक ब्रेक लगाओ तो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, आराम से बोलोगे सर ये हमारा स्कीड कर जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीडिंग, बी फॉर मुंबई जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील एंड स्टीयरिंग, क्लच, फ्रेम या सीट। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ बच्चा ने फ्लेम लगाया है, कुछ स्टीयरिंग लगाया है। आप लोग क्या लगाया मुझे बताओ, आपने क्या लगाया 78 के बारे में? 78 नहीं 79। नाउ यू हैव टू बी आंसर्ड अबाउट द 79। क्या लगाया 79 के बारे में दोस्त? फटाफट बताओ 79 का आंसर क्या लगाया? स्टीयरिंग, क्लच या फ्रेम? A basic automobile structure consists of the suspension system, axle, wheel and क्या लगा रहे हो आप लोग? फ्रेम। ठीक है, चेन्नई हमारा सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन मोस्ट सिंपली व्हेन द इंजन इज प्लेस्ड एट द डॉट 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 फ्रंट, सेंटर, रियर या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर मुझे नहीं लगता किसी ने दिक्कत किया होगा, ये सबने लगा दिया है। 80 का आंसर ए हो जाएगा, फ्रंट। फ्रंट पे करने से हो जाए, ये सब ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 81, द मोस्ट पॉपुलर मैनुअल स्टीयरिंग गियर फॉर कार टुडे क्या होता है? रैक एंड पिनियन टाइप, वार्म एंड व्हील टाइप, कैम एंड फॉलोअर, वार्म एंड सेक्टर टाइप। क्या हो जाएगा? मोस्ट पॉपुलर मैनुअल स्टीयरिंग गियर कार, ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? दिस इज रैक एंड पिनियन टाइप। तो जो 81 का है आपका आंसर ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन अब आईसी इंजन के स्टार्ट हो गए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अब आपका आईसी इंजन का क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपने देखा था सारा का सारा हमारा किसका था? ऑटोमोबाइल। इससे पहले आपका ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का था। तो ये क्वेश्चन है, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन इज यूजुअली, कैसे हो जाएगा? कुछ ऑप्शन आपके पास, क्या लगा है इसका आंसर बताइए आप लोग। व्हाट द आंसर यू हैव गिवन दैट वन, क्या आ रहा है आंसर बताओ। तो करेक्ट आंसर इसका बाबू हो जाएगा डी फॉर डेली 153624, 153624। मैं तरीका भी उसको बताता रहता हूं हमेशा, आपको मैं बोलता हूं याद रखो। आप ना थोड़ा सा शुरू में देखो 1 और 4 5, फिर मैं बोला था आगे याद रखना बढ़ता रहेगा 7, ऐसे करके एक तरीका होता है जो आपको फॉलो करना होता है तो याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है? जैसे ये है ना आपका, है ना, अब देखो जब ये एक रोटेट करेगा तो एक आउटवर्ड इधर की तरफ फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा ना, है ना, जो कि डिसएंगेज करने का काम करेगा। राकेश आप मिलाओ आंसर यार, देन यू कैन से द थिंग्स लाइक दैट। ओके, द करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस द ड्राइविंग पावर, टू रिड्यूस द ड्राइविंग पावर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बॉडी मूव्स विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पीरियडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी पीरियडिक टाइम जो होता है, फ्रीक्वेंसी हो एंड टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है ना दोस्त, क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 84 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेयर इज नोन एज डॉट 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 व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ए पेयर इज पार्शियली टर्निंग एंड पार्शियली स्लाइडिंग। क्या लगा रहे हो? क्लोज्ड पेयर, हायर पेयर, लोअर पेयर और रैपिंग पेयर। क्या लगा रहे हो इसका आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो कुछ बच्चा रैपिंग लगाया है, कुछ लोअर लगाया है। लोअर पेयर इसलिए नहीं होगा यार, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोशन एलिमेंट ऑफ ए पेयर पार्शियली टर्निंग एंड पार्शियली स्लाइडिंग। अगर पूरी तरह से स्लाइडिंग होता तब आपका लोअर पेयर होता, तो लोअर पेयर तो नहीं होगा। क्लोज्ड पेयर जब बंद होता, समझ रहे हो। रैपिंग पेयर और हायर पेयर में स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। रैपिंग पेयर इज अ मल्टीपल हायर पेयर, राइट। रैपिंग पेयर इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल हायर पेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, हायर पेयर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा स्टूडेंट का मैं देख रहा था कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं बोला कि ओके चलो इसको हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टॉम से लिया गया आपका, है ना। क्वेश्चन है, इन अ वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम द ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी इक्वल टू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फैक्टर इफ ओमेगा एन अपॉन ओमेगा 2 इज रूट अंडर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 86,
व्हाट कुड बी द आंसर? सॉल्व करोगे देन विल गेट द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2. तो बी फॉर बॉम्बे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, सी फॉर चेन्नई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे है. इन अ हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, व्हेन द क्रैंक इज एट इनर डेड सेंटर, देन द वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन. इनर डेड सेंटर पे होगा या आउटर डेड सेंटर? वेलोसिटी तो जीरो होगा ना यार. हाँ, जैसे ये है ना, मान लो ये आईडीसी है, तो यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, तभी तो फिर इधर जाएगा. इधर से आएगा यहाँ से इधर, फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो जीरो होगा, फिर से स्टार्ट होगा. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87 का? आप लोग क्या लगाओ बताओ फटाफट. ए लगा दियो, जीरो सही है. इनर डेड सेंटर हो या आउटर डेड सेंटर हो, वेलोसिटी वहां पे क्या होगा? जीरो होगा. नेक्स्ट, velocity gear dot 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 velocity gears are those gear whose peripheral velocity lies between 3 to 15 meter per second, low, medium, high or none of the above. You can make your comment यार, तभी तो हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे. आप लोग अपना आंसर बता ही नहीं रहे हो. velocity gear are those gear whose peripheral speed lies between 3 to 15 meter per second. इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? बी, मीडियम. चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास. ये एक न्यूमेरिकल था, जैसे मैंने आपको बोला था ये दो न्यूमेरिकल है, 2 से 3. तो ये एक आपको न्यूमेरिकल था, आई थिंक आप कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था. राजेश क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है ए मास ऑफ 1 kg अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग विथ स्टिफनेस ऑफ डॉट डॉट डॉट, द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इज गिवन 52.95 न्यूटन सेकंड मीटर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय सॉल्विंग, मैं भी नहीं कर रहा, आंसर आ जाएगा 0.7 न्यूटन पर एमएम. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा 89 का. द करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? बी फॉर बॉम्बे. ओके फाइन. टूथ इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इन्वोल्यूट एस्पर गियर पेयर कैन बी रिड्यूस्ड. तो इंटरफेरेंस को कैसे कम कर सकते हो? इंक्रीजिंग सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर पेयर, डिक्रीजिंग मॉड्यूल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ, डिक्रीजिंग प्रेशर एंगल. क्या करोगे? नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दोगे, इससे आपका इंटरफेरेंस कम हो जाता है. नंबर ऑफ के टीथ बढ़ाने से आपका इंटरफेरेंस क्या हो जाता है बताओ? कम हो जाता है, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी सी फॉर चेन्नई. क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे है. When there is no temperature difference between the part of the system or between the system and surrounding, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रहा है ना दोस्त, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम है ना. मैकेनिकल कब होता? जब फोर्स और पावर की बात करते हैं हम लोग, कोई डिफरेंस नहीं होता, मैकेनिकल कहलाता. फिलहाल ये हमारा क्या कहलाएगा? थर्मल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम. बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे इसको. नेक्स्ट, द डॉट 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 इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल दैट अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी बाय कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस. ये तो भाई कर्नाट होता है ना. किसी भी गिवन टेम्परेचर लिमिट में जो अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? कर्नाट यूज करना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता इसमें आपने कोई दिक्कत किया होगा. कर्नाट साइकिल आपने सही किया होगा सब, है ना. तो कर्नाट साइकिल आपको किसी गिवन टेम्परेचर लिमिट के बीच में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है. दैट नॉट गोइंग टू डिपेंड्स अपॉन द व्हाट इज द वर्किंग फ्लूइड एंड ऑल दैट. तो शिफ्ट टेम्परेचर डिपेंड करे, रिवर्सिबल होगा तो कर्नाट हो जाएगा. गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम can never according to second law of thermodynamics increase, decrease, zero, है ना, और none of the above. क्या लगाए हो आप लोग फटाफट बताओ? what answer you have given? बताओ. देखो, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम या तो कांस्टेंट होगा या तो बढ़ेगा, कभी कम नहीं हो सकता. यही बात मैं बताता हूं, लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलता है. क्यू इनवर्स के केस में या तो एंट्रोपी कम होगा या तो एंट्रोपी बढ़ेगा या नहीं तो कांस्टेंट होगा. कम तो कभी नहीं हो सकता. तो इंक्रीज डिक्रीज कभी नहीं हो सकता, है ना. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट कैन नॉट डिक्रीज, कैन नेवर बी डिक्रीज, है ना. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, कैन नेवर बी डिक्रीज इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है. इंजन इन ए लार्ज डीजल ट्रक, बसेस एंड न्यूअर डीजल कार कैन अचीव पीक इफिशिएंसी अराउंड. अच्छा जानते हो इसको ऑप्शन इतना आसपास नहीं देना चाहिए, समझ रहे हो. एग्जैक्ट मैं बताऊं तो यहाँ पे सी और डी दोनों हो सकता है यार, समझ रहे हो. जो ऑप्शन दिया है सी एंड डी बोथ कुड बी द आंसर. अब चूंकि जनरली बुक में लिखा होता है 50%, ये बुक में आप पढ़ोगे लिखा है 50% के अप्रॉक्स. अब 50% ये 55 भी हो सकता है, 45 भी, थोड़ा बहुत चलेगा.
लेकिन फिलहाल मैं डी को लगाता हूं, लेकिन इतना आसपास ऑप्शन नहीं होना चाहिए ताकि दिक्कत हो। हालांकि 55 भी मतलब बच्चे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, लेकिन चूंकि हमें पता है कम हमको करना है, अप टू 50 होता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग 45 के साथ फिलहाल जा रहे हैं। ठीक है, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग डी के साथ जा रहे हैं, विल सी। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द थर्मोडायनामिक्स लॉ व्हिच प्रोवाइड द बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर की कौन बात करता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ? तो हमेशा से आप समझते हो जीरोथ लॉ टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर की बात जीरोथ लॉ करता है, मुझे नहीं लगता किसी ने दिक्कत किया होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ये डायरेक्शन की बात करता है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, लैंकाशायर बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर आर इंटरनली फायर्ड, बेबकॉक विलकॉक बॉयलर इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑल ऑफ द अबव। सही बात है, लैंकाशायर बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर है, ये बात भी सही है। फायर ट्यूब बॉयलर इंटरनली फायर्ड होता है, ये बात भी हमारे पास इंटरनली फायर्ड। ओके, बेबकॉक विलकॉक बॉयलर इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हम किसके साथ जाएंगे दोस्त? डी फॉर दिल्ली, हमारे पास सारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल विथ इन प्लास्टिक लिमिट, फ्रैक्चर लिमिट, इलास्टिक लिमिट और अल्टीमेट, बताओ। तो आप बोलोगे सर हुक्स लॉ ऐसे होता है विथ इन प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर मैं आपको बनाऊं, है ना, तो विथ इन प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, बट अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ना दिया हो तो हम किसके साथ, इलास्टिक लिमिट के साथ जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, इलास्टिक हो जाएगा। हालांकि अब टू प्रोपोर्शनल ही होता है, बट अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल ना दिया हो तो आप इलास्टिक चूज कर सकते हो। क्लियर है राजेश जी? चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ मटेरियल इज डॉट डॉट डॉट, टेंसाइल अपॉन परमिसिबल, कंप्रेसिव अपॉन अल्टीमेट, अल्टीमेट अपॉन वर्किंग, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन शियर। ये तो सब आंसर दे सकते हो ना? हाँ सर प्लीज सेशन है, नहीं इसी चैनल पे है मिस्टर सैयद, इसी चैनल पे है, ठीक है, आप इसी पे चल रहे हैं। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत आसान से बता सकते हो, अल्टीमेट अपॉन वर्किंग, यही ना, सब बता सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत आना चाहिए था। तो आपके पास चेन्नई जो है बिल्कुल सही जवाब है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये सब सोम का क्वेश्चन है, सोम और एमडी मिला लो। द स्ट्रेस एट व्हिच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, नो इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, यील्ड पॉइंट, क्या कहलाएगा? देखो स्ट्रेस एट व्हिच एक्सटेंशन, देखो अगर तुम ऐसे बनाओगे ना दोस्त, ऐसे करके, तो यहाँ पे ये अपर क्रिटिकल, ये लोअर, इसके बाद फिर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये कहानी कहां से स्टार्ट होगा? यील्ड पॉइंट से होगा, जहां पे यील्ड पॉइंट के बाद जो आपका डिफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं ज्यादा होगा कंपेयर टू द अप्लाइड स्ट्रेस। अरे ये मैकेनिकल का ऐसा ही है, दिस इज ऑफ द मैकेनिकल। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर दिल्ली, यील्ड पॉइंट इज द राइट आंसर। बहुत बच्चा इसमें गलती भी किया है। Which of the following is a dimensionless dimensional quantity, इसमें से कौन सा डायमेंशनल क्वांटिटी है? देखो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कोई डायमेंशन नहीं होगा। पॉइजन रेशियो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, नो डायमेंशन। रेडियन, नो डायमेंशन, बट शियर स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल क्वांटिटी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शियर स्ट्रेस। बाद में सभी के सभी डायमेंशनलेस है आपका। आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ क्या बोल रहा है, ये आपका सोम का क्वेश्चन है। A 100 mm, 100 cm, not mm, sorry. A 100 cm long is subjected to axial pull due to which elongate 2 mm. Calculate the amount of strain. Amount of strain क्या होता है? Change in length upon original length. So change in length upon original length. समझ रहे हो? Change in length upon original length. तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? What a 100, अच्छा ये mm है ना, तो इसको फिर से cm को आप mm में बदल लो, एक और जीरो बैठा दो, तो आपके पास c हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 101 का जो आंसर है चेन्नई इज द राइट आंसर। सैयद चेक करो यार। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल स्पेसिमेन अंडर गोज एडिशनल डिफॉर्मेशन ओवर टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये क्या कहलाता है बताओ? मैं हमेशा बोलता हूं टाइम के साथ किसी भी चीज में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता रहता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, दिस इज नोन एज क्रीप, राइट? ये क्या कहलाता है हमारा? क्रीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्रीप हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन सिंपल है ना, क्रीप क्या है, किसी भी बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट ए एलिवेटेड टेंपरेचर इज कॉल्ड क्रीप। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ चलो 103 ही है ना हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है बेंडिंग लोड द फेल्यूर द फटीग लाइफ ऑफ द शाफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीज, increase or decrease depending upon the external bending load. Okay, neither decrease nor increase. क्या लगाओगे इसमें आंसर आप लोग? 103 का क्या लगा रहे हो आंसर? हाँ देखो, कहीं पर भी जैसे मान लो यहाँ पे अगर कभी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये लाइफ को बढ़ा देता है क्योंकि क्रैक को प्रोपोगेट नहीं करने देता है। जो क्रैक बनेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस इस क्रैक को प्रोपोगेट नहीं करने देता है, और जब क्रैक प्रोपोगेट नहीं होगा तो लाइफ बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्रैक जाना, बट क्रैक टेंसाइल है तो क्रैक प्रोपोगेट करेगा और बॉडी को फ्रैक्चर कर देगा। तो अगर कंप्रेसिव है तो लाइफ उसका बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली, लाइफ विल इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 क्या बता रहा है? In which type of stress does the material experience compression along one axis while experience tension in the another axis? Shear, bending, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा बताओ? जैसे ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उस पर बेंडिंग लगा दूंगा, ऐसे करके बेंडिंग लगा दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर आपने ऐसे करके बेंडिंग लगाया तो बॉडी कुछ इस टाइप से हो जाएगा, बताओ जरा। बिल्कुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देखो ये कंप्रेशन में है और ये टेंशन में आ गया, तो ये क्या लगाए हो? ये तो बेंडिंग मूवमेंट लगाए ना सर, एम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। सो बी फॉर बॉम्बे जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका, बॉम्बे। बेंडिंग है ना, एक टेंशन में है एक कंप्रेशन में आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है? एंड डॉट 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 इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट थर्मल इंसुलेशन ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग रिजल्टिंग नो हीट एक्सचेंज। तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक या आइसोबारिक? ऑब्वियस सी बात है कि सर आइसोबारिक की हम बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, तो इसमें हीट ट्रांसफर क्या होता है? जीरो होता है ना, हीट ट्रांसफर जीरो होता है हमारा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? सी फॉर चेन्नई जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, बिल्कुल सही जवाब है और होपफुली आप सबने इसको लगा दिया होगा। आज अगला क्वेश्चन है, इन अ सिलेंड्रिकल सिस्टम व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ये क्वेश्चन हीट ट्रांसफर करके एक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा होगा, मैं करवाया भी था हीट ट्रांसफर। तो क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से लिया गया है, राइट। और हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन है, तो फोरियर लॉ जो होता है ना आपका, कंडक्शन कहीं भी हो रहा है, कौन सा लॉ लगेगा? फोरियर लॉ। कहीं भी कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन मतलब ही फोरियर लॉ, कन्वेक्शन मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कन्वेक्शन की बात करेंगे तब आएगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ प्रेशर, फ्लो, शेप। क्या लगा रहे हो आप लोग आंसर? एनीबॉडी इसका आंसर बताओ, क्या लगा रहे हो फटाफट बताओ। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप व्हेन प्रेशर इज गोइंग टू बी अप्लाई, राइट। तो आंसर हो जाएगा इसका सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन, इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस दैट अलाउ टू रेसिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस, किसकी सरफेस? लिक्विड सरफेस, दैट अलाउ इट टू रेसिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को रोकने का कौन काम करता है बताओ? कंप्रेसिबिलिटी या सरफेस टेंशन, कोहेजन या विस्कोसिटी? आप लोग मुझे बताओ उसमें क्या लगाए हो, क्या लगाए हो बताओ। देखो इसका आपको पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग जो होता है ना, जैसे स्मॉल मॉस्किटो वगैरह होता है, ये पानी पे क्यों चलता है? छोटा छोटा मच्छर है ना, पानी पे क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस दैट अलाउ इट टू रेसिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, लेट मी 108, हाँ सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बच्चे गलती किया है इसमें, तो ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, ए फ्लूइड दैट इज इनकम्प्रेसिबल हैज नो विस्कोसिटी एंड जीरो सरफेस टेंशन, इसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। उन्होंने परफेक्ट बोल दिया, ये आंसर हो जाएगा। एक्चुअली जिसके पास ना विस्कोसिटी हो, है ना सरफेस टेंशन होता है, उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, राइट। बट आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो आइडियल है ही नहीं, तो ऑप्शन में उन्होंने परफेक्ट दे रखा है, तो परफेक्ट आप लगा दोगे, राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 1, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, सिंक, नाइदर सिंक नॉर फ्लोट, नन ऑफ द। क्या होगा, किसी चीज का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो पानी में फ्लोट करेगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इट विल सिंक, है ना, सिंक हो जाएगा। किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली व्हाट दे विल डू, दे विल सिंक आउट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बॉम्बे सही जवाब है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dot 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 is known as conservation of energy principle and state that in STD ideal incompressible, STD ideal incompressible, ये सब किसका एजम्पशन होता है, बर्नौली इक्वेशन का होता है। मैं बोलता भी हूं कि याद रखो बर्नौली मेनली दो एजम्पशन, एक फ्लूइड आइडियल होगा और दूसरा आपका क्या होगा, एसटीडी होगा। आइडियल करने का मतलब तीन, मतलब आइडियल का तीन मतलब क्या क्या बताओ, मतलब इसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होगा, नॉन विस्कस, और क्या बताओगे, इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल, और एसटीडी। तो ये आपको एजम्पशन से दिख जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, बर्नौली इक्वेशन इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएफएम का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टरबाइन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अ फ्यूल दैट सप्लाई द ड्राइविंग फोर्स, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, विंड टरबाइन, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ द, सभी का आधार पर हम जज करते हैं तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू लिमिट अपर इफिशियंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज फिक्स टू। स्टीम टरबाइन, अब देखो स्टीम टरबाइन में आपका स्टीम जाएगा, है ना, ब्लेड के पास, तो अगर एक हाई टेम्परेचर हम दे देंगे तो हो सकता है टरबाइन का ब्लेड में कोई इशू आ जाए, है ना, इस कारण से उसका इफिशियंसी क्या है, लिमिटेड है। तो मुझे बताओ लिमिटेड इफिशियंसी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। रटने वाली बात थी, मैं समझ सकता हूं, बट आपको याद रखना तो पड़ेगा भाई साहब। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 5 से 10, 40 से 50, 15 से 30 और 35 से 45। तो 35 से 45 में आप टिक कर दोगे, डी फॉर दिल्ली जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, ए डॉट 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 इज अ रिएक्शन टरबाइन दैट यूजेज वाटर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रांसिस टरबाइन ही तो हमारा रिएक्शन टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन तो हमारा पास सिंपल टरबाइन होता है, टर्बो टरबाइन क्रॉस फ्लो टरबाइन होता ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसिस टरबाइन। आई थिंक ये सबने सही किया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें किसी ने कोई दिक्कत किया होगा। अगला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्स मैग्नीट्यूड एफ एंड एफ आल्सो द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन दीज टू कितना हो जाएगा। ये मैं बार बार बोलता हूं, अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, ठीक है, लेकिन बाद में हम आपको सॉल्व करवा देंगे। मैं आंसर बताता हूं, कभी भी तीनों फोर्स बराबर है तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री सही जवाब है एच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी exert pull of 400 Newton on the rope which wrapped around the drum. If the coefficient of friction is 0.3 between the rope and the drum, the number of the turns rope is on to be so that pull at the other end does not exceed to 50 Newton. तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा T1/T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा, ये सब सारे करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई आ जाएगा 6.32, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जस्ट अबाउट टू स्टार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, या मोर प्रिसाइजली इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता, मोर प्रिसाइजली लिमिटिंग फ्रिक्शन जब ये अबाउट टू स्टार्ट है, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए होमोजीनियस बॉडी इज द पॉइंट एट व्हिच द होल, क्या हो जाएगा इसका 118 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी assumed to be concentrated, area of the surface of the assumed to be concentrated, weight of the body assumed to be concentrated। तो चेन्नई जो है weight of the body assumed to be concentrated is the right answer। हालांकि बच्चे ने यहाँ पे डी भी लगाया बहुत ज्यादा। Next, a lever consists of a rod free to move about a fixed point. The lever consists of a load, ठीक है, about a fixed point. Fixed point हमारा फ्लक्रम कहलाता है ना, जो भी फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्रम। Which of these is not a simple machine? इसमें से कौन सा सिंपल मशीन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 120 का, बताओ आप लोग। 120 का जो आंसर हो जाएगा वॉच, व्हील रैम, ये हमारा सिंपल मशीन है। ये था आपका पूरा एनालिसिस, है ना। आई एम गोइंग टू शेयर दैट पीडीएफ,
टू यू अगर आपके पास कोई मान लो ऑब्जेक्शन हो, कुछ ऐसा इश्यू हो, तो यस ईसीपी इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट एंड यू ऑल आर विथ यू। अगर कोई ऑब्जेक्शन की बात आती है, आई विल गिव यू द रिसोर्सेज। हमने जो भी आंसर दिया है, आई हैव सम रिसोर्सेज, तो अगर कुछ ऐसा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वी कैन कॉन्टेक्ट अस एंड यस हम इसका आपको रिजॉल्व करेंगे। हाँ, PHPCL EGS मैकेनिकल डेट, ओके, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। सो इफ एनीवन हैव एनी अदर डाउट, वी आर वेलकम। अदरवाइज अगर आपके पास कोई डाउट हो, कुछ इशू हो, सो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट विद अस। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक आप लोग हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलें ओवर करें। कोई डाउट, एनीवन हैव एनी अदर डाउट? तो ये पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, है ना। चलें तो अब नो डाउट ना? ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल एंड यस गुड लक। आप होपफुली आपका अच्छा गया होगा। और जहां तक कट ऑफ की बात है, एक बार मुझे थोड़ा आप लोग बता देना कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में, फिर हम लोग एक जज करके आपको बता सकते हैं। अभी आपने मुझे ये भी नहीं बताया किसका कितना मार्क्स आ रहा है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन का था मैं आपको बता चुका हूँ, ये लेवल मॉडरेट टू इजी की तरफ ही रहेगा। चलो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, गुड लक।